हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम मेनली 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है फैक्टोरियल। इस पे मैंने पहले बात नहीं करी थी, बीच में रह गया था, एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते। एक ट्रिक और है जो मैं फैक्टोरियल के साथ साथ तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक नया डेटा टाइप जो C++ में आया है, लेकिन बहुत ही रेयरली, बहुत कम लोगों को पता है उस डेटा टाइप के बारे में। तो फैक्टोरियल कवर करते वक्त हम वो चीज़ देखेंगे। सेकंड चीज़, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम सीव एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई करके। और थर्ड चीज़, हम मॉड्यूलर अर्थमेटिक आज की वीडियो में सीखेंगे कि मॉड्यूलर अर्थमेटिक क्या होता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चन के आंसर सही से निकालने के लिए। तो यार फटाफट अपने पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट होते हैं, फैक्टोरियल। तो जैसा कि बहुत से लोगों को पहले से पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मैं बात करूं, फैक्टोरियल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, 6 के बाद जो सिंबल है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 6 तक जितने भी नंबर आते हैं उन सब का अगर हम प्रोडक्ट लें तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो होता है 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 होता है। अगर 1 फैक्टोरियल की बात करें तो वो सिर्फ 1 होगा। अगर 2 फैक्टोरियल की बात करें तो 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल बनेगा। तो 1 इंटू 2 करा तो 2 फैक्टोरियल बन गया। फिर उसके बाद अगर 3 फैक्टोरियल निकालना होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे एक पैटर्न सा फॉलो होता है कि मान लो अगर हमें 3 फैक्टोरियल निकालना है तो 1 इंटू 2 करना है, और हमें पता है कि 1 इंटू 2 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। 3 फैक्टोरियल इंटू 4 करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। 4 फैक्टोरियल इंटू 5 करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। और 5 फैक्टोरियल इंटू 6 करेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो हमें ये पता है कि अगर हमें किसी भी n के लिए फैक्टोरियल निकालना है तो सबसे छोटा रास्ता क्या है कि अगर हमें उससे पहले वाला पता होगा कि उससे पहले वाले नंबर का क्या फैक्टोरियल है, अगर हमें सीधा वही पता होगा डायरेक्ट, तो उसमें हम अपना करंट नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा करंट नंबर का फैक्टोरियल निकल आएगा। तो फैक्टोरियल का जनरल फॉर्मूला होता है कि फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n-1 इंटू n। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। मैं इस वीडियो में आइटरेटिव अप्रोच को लेके चलूँगा, आप रिकर्सिव खुद से ट्राई कर देना। रिकर्सिव में क्या होगा कि तुम एक फंक्शन बनाओगे फैक्टोरियल नाम करके, उसमें पहले n पास करना, फिर जब तक वो n तुम्हारा इक्वल्स टू 1 ना हो जाए तब तक उस फंक्शन को तुम चलाते रहना। यानी कि हमने n से स्टार्ट करा है, मान लो 6 से स्टार्ट करा है, तो 6 से हम पीछे की तरफ जाएंगे, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम उस लूप को चलाते रहेंगे। और हर बारी हम रिटर्न क्या करेंगे, जैसे हमारा n है तो n इंटू में फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर देंगे n-1 के लिए, कि हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आएगा हमारा n-1 का। अगले वाली स्टेटमेंट में क्या आएगा कि हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आएगा हमारे अगले वाले पीछे वाले स्टेट का। ऐसे करते करते जब हम 2 पे पहुंच जाएंगे तो हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, और जब हम 1 पे पहुंच जाएंगे तो हमारी वो कंडीशन मीट हो जाएगी कि n इक्वल्स टू 1, तो सिंपली हम रिटर्न 1 कर देंगे क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो फिर जितना भी स्टैक्स में जितने भी तुम्हारे कॉल्स होंगे रिकर्सिव फंक्शन में वो सारे कैलकुलेट होंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे को रिकर्सिव से ज़्यादा अच्छा अप्रोच आइटरेटिव लगता है, क्योंकि रिकर्शन में एक तो चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है और आइटरेटिव में इतने सिस्टम्स कॉल नहीं होते। तुम्हारा ये आइटरेटिव अप्रोच ज़्यादा फास्ट चलता है। तो हम आइटरेटिव सीखेंगे कि आइटरेटिव कैसे करना है। रिकर्सिव भी अच्छा मेथड है, इसको भी तुम कर सकते हो, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें सेम ही पड़ेगी। तो अगर हमें आइटरेटिव करना हो तो मैं तुम्हें कहता हूँ हम डायरेक्ट 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करते। 1 का फैक्टोरियल हमें पता है कि वो 1 होगा। 2 का फैक्टोरियल हमने 1 का निकाल लिया कि वो 1 होगा, तो 2 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 2 होगा। हम 3 के फैक्टोरियल पे आएंगे तो हमने 2 फैक्टोरियल ऊपर निकाल लिया था, तो उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे करते करते जब हम 5 पे आएंगे तो हमें 4 का निकाल चुके होंगे, यानी कि हम जब भी कोई नेक्स्ट स्टेट पे आएंगे तो पीछे वाली स्टेट का हम कैलकुलेट कर चुके होंगे फॉर लूप लगा के। तो ऐसे करते करते जब हम n पे आएंगे तो n-1 का हमें पता होगा कि क्या आंसर है, उसमें सिंपली हम n मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस हिसाब से हम आइटरेटिव अप्रोच कर सकते हैं। फटाफट इसको अच्छे से समझने के लिए इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये छोटा सा फंक्शन मैंने बना लिया है। हमने क्या कहा
हमने कहा कि हमने एक एरे बनाया है लॉन्ग लॉन्ग इन टाइप का फैक्ट नाम करके। तो इस फैक्ट वेक्टर में मेरा कैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है कि फैक्ट ऑफ 1 में मेरा स्टोर होगा कि 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या है, फैक्ट ऑफ 0 में मेरा स्टोर होगा कि 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या है, ऐसे ही फैक्ट ऑफ n में मेरा स्टोर होगा कि n फैक्टोरियल का आंसर क्या है। तो मैंने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया है 1 से, क्योंकि हमें पता है 0 और 1 हमेशा हमारे 1 फैक्टोरियल होते हैं, मतलब 1 के इक्वल होते हैं, 0 फैक्टोरियल हो या 1 फैक्टोरियल हो। तो मैंने इसको सबको 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया इनिशियली। और फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं लूप 2 से लेके n तक चलाऊँगा। तुम्हें फैक्टोरियल जहाँ तक निकालना है, फाइनल जहाँ तक तुम्हें निकालना है, हम 2 से लेके वहाँ तक लूप चलाएंगे तो n में हमारा सारे फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएंगे। कैसे? फैक्टोरियल ऑफ i यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 2 इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 1 इंटू में 2। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 मेरा पहले से ही 1 कंप्यूटेड था, तो 1 इंटू 2 फैक्टोरियल आ गया। 3 के लिए हम करेंगे फैक्टोरियल ऑफ 2 इंटू 3। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 हमें 2 पहले से पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो ऐसे करते करते हम n तक आ जाएंगे। इसको एक बारी बस मेन फंक्शन में तुम कॉल कर देना, जो तुम्हारा n के हिसाब से होगा। n में तुम्हें सारे फैक्टोरियल निकाल के दे दिए जाएंगे। जनरली एक दिक्कत होती है फैक्टोरियल निकालने में, क्योंकि तुम देखोगे कि 20 फैक्टोरियल के बाद बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं सारे फैक्टोरियल। तो उसको हम कैसे सॉल्व करें? तो उसको यार C++ में बहुत से लोग बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं कि हम एरे बना लें, उसमें एक एक डिजिट सॉल्व करें, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत हार्ड होती है। और जावा वाले बिग इंटीजर का यूज़ कर लेते हैं। बिग इंटीजर ये होती है जो लॉन्ग लॉन्ग इंट से भी काफ़ी बड़ी वैल्यू कंप्यूट कर सकती है। तो C++ ने एक रीसेंट फीचर निकाला है जिसमें तुम एक नया डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो जो सिमिलर टू बिग इंटीजर है। तो जिस डेटा टाइप की मैं बात कर रहा था, जो C++ ने रिसेंटली लॉन्च करी है, जो कि बहुत सारे सिस्टम में अभी नहीं चलेगा, लेकिन कभी भी तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करोगे तो कोड शेफ जैसी साइट्स जो फेमस साइट्स हैं, अब वो ये एक्सेप्ट करने लग गई हैं। तो CPP_int नाम करके ये वेरिएबल होता है जिसमें तुम कितने भी बड़े डेटा को स्टोर कर सकते हो, जैसे बिग इंटीजर में जावा में करते थे। तो इससे तुम 100 फैक्टोरियल भी एक साथ निकाल के दिखा सकते हो। इस डेटा टाइप को यूज़ करने के लिए तुम्हें दो चीज़ें इंक्लूड करनी होगी अपने प्रोग्राम के कोड में। पहली लाइन तो ये है, हैश इंक्लूड boost_boost/multiprecision/cpp_int.hpp। ये तुम्हारी ये हेडर फाइल है जो तुम्हें इंक्लूड करनी होगी, और बूस्ट मल्टीप्रिसिशन भी तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा। एक बारी तुम GFG पे CPP_int के बारे में पढ़ सकते हो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें और भी कर सकती है। वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो हर C++ यूज़र को पता होनी चाहिए कि अब हम C++ में भी जावा की तरह बिग इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। इस डेटा टाइप का बस एक ही ड्रॉबैक है, जो कि तुम्हारा बिग इंटीजर का भी है जावा में, कि ये बहुत स्लो है। जैसे तुमने एक फैक्टोरियल के लिए बस इसको यूज़ करा और तुम्हारा प्रोग्राम आया कि तुम्हें 100 फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है या कुछ और बड़ा फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है, तो ये n में तुम्हारा काम कर देगा। n अगर तुम्हारा 10⁶ का होगा। लेकिन अगर तुम्हें और भी कुछ कंप्यूट करना है और उसके साथ तुम CPP_int यूज़ करते हो, तो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भले ही n हो और वो जस्टिफाइड दिख रही हो, लेकिन तुम्हारा TLE आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है एक्स्ट्रा। तो मैं इसको जब भी रिकमेंड करूँगा जब तुम्हें एक बहुत छोटा सा पार्ट करना हो, यानी कि मान लो कि तुम्हें 10⁻20 इंटू 10⁻20 दो वेरिएबल का प्रोडक्ट बस प्रिंट करवाना है, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी बढ़ जाती है उस क्वेश्चन की। लेकिन इससे सिंपल एक लाइन का कोड हो जाएगा और ये तुम कर सकते हो। आई होप फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया होगा। इस पर हम एक और बारी बात करेंगे वीडियो के एंड पे कि तुम्हारे जनरली फैक्टोरियल पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे जब हम मॉड्यूलर अर्थमेटिक एक बारी पढ़ लेंगे। तो यार आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, एक क्वेश्चन की तरह मैं इस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करा था प्राइम फैक्टर्स के इम्पोर्टेंस के ऊपर। तो मान लो अगर तुम्हें ये कैलकुलेट करना हो, कोई भी एक नंबर है n, उसके कितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, और ऐसे तुम्हें Q क्वेरीज दी हुई हैं, यानी कि तुम्हें Q क्वेरीज दी होगी। इन सभी क्वेरी में तुम्हें कोई एक n दिया होगा और तुम्हें आउटपुट क्या करना है कि उस n के कितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो पहला सॉल्यूशन सबके दिमाग में यही आएगा जो मैंने कल डिस्कस करा था पिछली वीडियो में अपने, कि तुम numDiff नाम करके एक
फंक्शन बना सकते हो जो मैंने होमवर्क में दिया था और मोस्टली सभी ने कर लिया होगा। काफ़ी इजी था कि हम प्राइम फैक्टर जैसे निकालते थे उस फंक्शन में कि किसी भी नंबर के कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, जैसे हम उसमें निकालते थे, तो ये निकालना कि कितने डिफरेंट होंगे बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो उससे हम हर एक नंबर का ये निकाल लें कि कितना डिफरेंट प्राइम नंबर है और उसको प्रिंट करवा दें, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी √n डिवाइड बाय लॉग √n थी। तो लेकिन अगर हम हर एक नंबर के लिए ये वाला एल्गोरिदम रन करेंगे numDiff वाला, तो हमारी ये कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। और अगर हमारा q कभी भी 10⁻³ से बड़ा हो जाए और n का साइज़ यहाँ पे 10⁻⁶ तक है, तो यानी कि 10⁻⁶ को जब अंडर रूट करोगे तो 10⁻² तक आ जाएगा वो, 10⁻² तक। और q अगर तुम्हारा 10⁻³ या उससे छोटा है तो ये आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तुम्हारे 10⁸ से कम ऑपरेशंस लगेंगे तो 1 सेकेंड से कम में हो जाएगा। लेकिन अगर q तुम्हारा 10⁻³ से बड़ा हो तब तुम क्या करोगे? तब ये वाली अप्रोच तुम्हारी फेल कर जाएगी। तो हम सीव को मॉडिफाई करके देख सकते हैं कि किसी भी n जो 1 से लेकर 10⁻⁶ तक है, कैसे हम उसके डिफरेंट प्राइम डायरेक्टली निकाल सकते हैं q क्वेरीज के लिए। अगर तुम्हारा n का साइज़ बड़ा होता है 10⁻⁶ से 10⁻12 हो जाए मान लो, और तुम्हारी क्वेरीज नहीं है, तुम्हें सिंगल इंटीजर के लिए निकालना है डिफरेंट प्राइम, तब तो ये वाली अप्रोच ही बेस्ट अप्रोच होती है। लेकिन अगर तुम्हारा n 10⁻⁶ या उससे छोटा है और रेंज क्वेरी के क्वेश्चंस हैं या फिर छोटा है, तो हम जो नेक्स्ट एल्गोरिदम आज सीखने वाले हैं तुम ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा उसके लिए। ये तो हम जो नेक्स्ट एल्गोरिदम सीखेंगे वो ज़्यादा सूटेबल कब होता है? जब n का साइज़ तुम्हारा 10⁻⁶ तक के रेंज का हो और क्वेरीज वाले क्वेश्चन हो, यानी कि बहुत सारे नंबर के लिए तुम्हें डिफरेंट प्राइम निकालने हो। तो इसमें क्या करेंगे, इसके स्टेप्स कुछ ऐसे हैं। पहले तुम्हें एक एरे बनाना है numDiff करके, मैक्स साइज़ होगा जिसमें मैक्स साइज़ तुम्हारा 10⁻⁶ या 10⁻7 होगा। तो एरे हमने इस साइज़ का बना लिया और सारे एलिमेंट को हमने स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। तो एरे कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। दूसरा स्टेप हमारा क्या होने वाला है, हम चेक करेंगे i की वैल्यू 2 से लेके मैक्सिमम साइज़ जो है हमारा वहाँ तक हम लूप चेक करेंगे और देखेंगे क्या हमारा numDiff ऑफ i == 0 है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमारा numDiff ऑफ i == 0 है तो हम कह देते हैं कि ये हमारा प्राइम नंबर है। तो अगर मान लो हमने स्टार्टिंग करी 2 से, तो हमने देखा कि numDiff == 0 है, तो यानी कि 2 हमारा प्राइम नंबर है। तो अगर कोई हमें प्राइम नंबर मिल जाता है तो हम जैसे सीव में करते थे एक सेकेंड लूप रन करेंगे, लेकिन इसमें j को हम i से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेकेंड लूप 2 से ही स्टार्ट होगा और 2 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सब पे हम जाएंगे और सबको एक एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अगर हमारा 2 आया, i = 2 है, तो इंक्रीमेंट होने के बाद एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 2 पे 1 होगा, 4 पे 1 होगा, 6 पे 1 होगा, 8 पे 1 होगा, 10 पे 1 होगा, 12 पे 1 होगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। उसके बाद जब हमारा i = 3 हुआ तो पहले इनिशियली 3 पे 0 था, तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा प्राइम नंबर है। तो ये हमारा अगर प्राइम नंबर है तो हम j को i से स्टार्ट करेंगे और इसके सारे मल्टीपल पे जाएंगे और इंक्रीमेंट 1 से कर देंगे। तो 6 2 हो जाएगा हमारा, 9 हमारा 1 हो जाएगा जो कि पहले 0 था, 12 हमारा 2 हो जाएगा जो कि पहले 1 था और 3 भी हमारा 1 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हमें जितने भी प्राइम मिलेंगे हम उन सभी के मल्टीपल पे एक एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, 4 पे जाएंगे तो ये ऑलरेडी नॉन ज़ीरो नंबर है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये प्राइम नहीं है, तो इसके मल्टीपल पे हमें इंक्रीमेंट नहीं करना है। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसका ये सिग्निफिकेंस है कि जब ये पूरा एरे तुम्हारा कंप्यूट हो जाएगा, तो अगर तुम्हें किसी भी n के लिए ये पता करना हो कि कितने उसके डिफरेंट प्राइम्स हैं, तो सिंपल उस इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी होगी वही तुम्हारा आंसर होगा। देखते हैं ये कैसे होगा और ये कैसे वर्क कर रहा है। तो सपोज करो कि तुम्हें ये चेक करना है कि 6 में कितने डिफरेंट प्राइम्स आते हैं। तो मैंने कहा num डिफरेंट ऑफ 6 को कंप्यूट करो कि क्या है, उसमें वैल्यू हमारी 2 पड़ी हुई थी और हमने देखा कि 6 के 2 ही प्राइम होते हैं, 2 × 3, तो हमारा आंसर सही आ रहा है। num diff ऑफ 4 में
क्या पड़ा हुआ है, num diff of 4 में 1 पड़ा हुआ है, और 4 के अगर डिफरेंट प्राइम तुम चेक करना चाहते हो तो 2 इंटू 2 होता है वो। तो हमें ये पता चल गया कि ये भी आंसर सही आ रहा है। num diff of 3 में 1 पड़ा हुआ था और पता है कि 3 खुद का ही प्राइम है, तो इसका एक ही प्राइम फैक्टर हुआ, वो खुद ही 3 होता है। तो हमारे सारे आंसर तो सही निकल रहे हैं, लेकिन ये निकल कैसे रहे हैं? तो यार एक सिंपल से सोचने वाली बात है कि अगर 6 के जितने भी डिफरेंट प्राइम उसके फैक्टर्स होंगे, तो अगर मैं वो प्राइम ढूंढ लेता हूँ, उससे पहले मेरे को वो प्राइम मिल गया और इस प्राइम के सारे मल्टीपल पे मैं एक एक इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2 6 का प्राइम फैक्टर है तो 2 ने इधर ज़रूर कंट्रीब्यूट करा होगा 6 की वैल्यू इंक्रीमेंट करने में। वैसे ही जब 3 आया तो 3 ने भी इधर कंट्रीब्यूट करा होगा 6 की वैल्यू इंक्रीमेंट करने में। तो जितने भी प्राइम इसके फैक्टर होंगे वो सभी इसके इंडेक्स पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें वो जो काउंट मिला है वो बेसिकली यही मिला है कि कितने डिफरेंट प्राइम्स हैं जिसने इसके इंडेक्स पे कंट्रीब्यूट करा है, यानी कि जो इसके डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं। तो इस तरीके से हम सीव एल्गोरिदम का यूज़ करके किसी भी नंबर का डायरेक्टली पता लगा सकते हैं जो कि 10 की पावर 6 तक के रेंज का है। ऐसा इसलिए क्योंकि एरे हम इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी काफ़ी कम है। n में ये हमारा काम हो जाता है। तो n में ये हमारा एक बारी काम हो जाएगा, हम पहले ही सारे प्राइम्स और उसके नंबर के कंप्यूट कर लेंगे। उसके बाद हम सिंपल क्वेरी वाली लूप चलाएंगे और जो भी हमें n मिलेगा हम num diff ऑफ वो वाला इंडेक्स प्रिंट करवा देंगे डायरेक्टली। तो ये क्वेरी वाला काम हमारा O ऑफ 1 में हो जाएगा और ये सारा काम हमारा n कॉम्प्लेक्सिटी में ख़त्म हो जाएगा और ये क्वेश्चन हम सक्सेसफुली सॉल्व कर पाएंगे। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर नहीं कोई भी बात समझ आई फैक्टोरियल वाले चीज़ में या फिर इस क्वेश्चन में, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। यार समझ आता है तो वीडियो को लाइक करा करो यार, ताकि मेरे को पता चले कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ और तुम्हें चीज़ें समझ आ रही हैं। तो यार आज का लास्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूलो अर्थमेटिक। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी बनता है हमारा और वो काम किस लिए आता है ये पता रहता है, तो वो चीज़ याद भी रहती है हमें। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम यूज़ क्यों करते हैं मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स। तो यार तुमने देखा होगा कि बहुत बारी ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की क्वेश्चन में कि तुम्हारी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कुछ ऐसी होती हैं कि दो बहुत बड़े लार्ज नंबर होते हैं और उनके बीच में तुम कोई भी ऑपरेशन करते हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो उनके मल्टीप्लिकेशन से इतना बड़ा लार्ज नंबर बन जाता है कि वो हम लॉन्ग इंट या फिर जो भी हमारे कोई भी लैंग्वेज का मैक्सिमम डेटा हैंडल करने वाला डेटा टाइप है उसमें भी अगर रखें तो भी वो उसमें ना आ पाए, आउट ऑफ बाउंड हो जाए। तो ऐसे चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ अगर, तो अगर मेरा a 10 की पावर 12 है और b इक्वल्स टू 10 की पावर 12 है और आंसर मेरे को कंप्यूट करना है a इंटू बी जो कि 10 की पावर 24 होगा, लेकिन तुम जानते हो C++ में मैक्सिमम तुम 10 की पावर 18 तक लॉन्ग इंट में सेव करा सकते हो, तो ये वैल्यू तुम कभी कंप्यूट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने मॉड्यूलो अर्थमेटिक जैसी चीज़ निकाली, जिसका यूज़ बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन में होता है। जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से उन्होंने देखा होगा, कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट गिवन होती है कि तुम्हें जो आंसर निकालना है वो बहुत बड़ा हो सकता है, तो तुम्हें प्रिंट क्या करवाना होता है, आंसर मॉड विद 10 की पावर 9 प्लस 7, या फिर कभी कभी 10 की पावर 9 दे देते हैं, या कभी कभी कोई एक रैंडम बहुत बड़ा प्राइम नंबर तुम्हें दे देंगे, ताकि तुम इससे जब भी मॉड लोगे अपने आंसर का तो तुम्हारे आंसर का साइज़ छोटा हो जाए और वो तुम डेटा टाइप में स्टोर कर पाओ। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जब भी तुम पीएनसी वाले क्वेश्चन करोगे या एनसीआर लगाओगे तो, या फैक्टोरियल लगाओगे। अब हमने बात करी थी कि 20 से ऊपर के फैक्टोरियल निकाल नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में हमें फैक्टोरियल निकालना होता है, तो हमें पता है कि वो बहुत बड़े होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी बड़े फैक्टोरियल होते हैं उसका मॉड अगर 10 की पावर 9 से हम कभी भी ले लें तो हमारी वैल्यू कभी भी इस रेंज से एक्सीड नहीं करेगी, जो कि हम ईजिली स्टोर कर सकते हैं अपने लॉन्ग इन डेटा टाइप में। तो इसलिए हम मॉड्यूलर अर्थमेटिक पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा आंसर कुछ आता है और तुमने क्या कहा कि अच्छा मेरे को मॉड लेना है इसके साथ, तो मॉड में ऐसे सिंपली ले सकता हूँ, आंसर हमने कुछ कंप्यूट कर लिया, फिर मॉड्यूलो अगर मान लो मैं ये सारे नंबर 10 की पावर 9 प्लस 7 और 10 की पावर 9 ये जितने भी नंबर है इनको MOD मॉड से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आंसर मॉड्यूलो मॉड करेंगे
तो हम सीधा यही प्रिंट करवा देंगे। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसा कि तुमने यहाँ पे देखा था कि आंसर में हम a इंटू बी कर रहे हैं, तो हम ये फाइनल रिजल्ट ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके बाद मॉड लेने का क्या फ़ायदा, उसमें पहले ही गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सही से कंप्यूट करने के क्या रूल्स होते हैं वो हमें मॉड्यूलर अर्थमेटिक से पता चलता है। इसके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलेस होते हैं। पहला फॉर्मूला बहुत सिंपल है, a प्लस माइनस बी अगर हो, कभी भी तुम्हें ये ऑपरेशन करना हो लेकिन तुम्हें ये लगे कि तुम्हारा ये वैल्यू आउट ऑफ बाउंड जा सकती है, तो हम मॉड लेते हैं इससे। तो इसका फॉर्मूला होता है a मॉड, ये वाला बड़ा वाला मॉड, प्लस माइनस b मॉड्यूलो लेंगे, फिर इस पूरे का जो आंसर आया उसका भी मॉड्यूलो ले लेंगे। तो ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी चीज़ें सेम रहती हैं। a का मॉड्यूलो लेते हैं इंटू b का मॉड्यूलो लेते हैं, फिर पूरे का मॉड्यूलो ले लेते हैं। जैसे कि 10 की पावर 12 और b तुम्हारा 10 की पावर 12 था, तो अगर आंसर हम कंप्यूट कर रहे हैं तो मान लो हमने सब जगह मॉड्यूलो ले लिया, तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया। तो 10 की पावर 12 का अगर तुम मॉड्यूलो लोगे 10 की पावर 9 से, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 3 हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अब तुम्हारा 10 की पावर 6 हो जाएगा, जो कि हमारे रेंज में आ रहा है। मान लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम्हारा आंसर a का, जो a का तुम मॉड्यूलो ले रहे हो वो 10 की पावर 9 आता है, तो यहाँ पे 10 की पावर 9 आता और ये भी 10 की पावर 9 होता, तो वो 10 की पावर 18 हो जाता, जो भी तुम्हारा आंसर आ सकता था लॉन्ग लॉन्ग इंट में। तो इससे तुम्हें पता चला कि ये प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं जो तुम्हें याद करने हैं। एक और फॉर्मूला है, अगर a की पावर b निकालना हो और वो तुम्हारा बहुत बड़ा हो जाए तो वो तुम कैसे करोगे। तो उसका फॉर्मूला होता है कि जो a होता है हमारा, उसका हम मॉड ले लेंगे, फिर उसकी पावर b कैलकुलेट करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसका हम मॉड ले लेंगे। तो ये हमारा फाइनल था। नंबर थियोरी टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बस एक वीडियो रह गई है जिसमें कुछ बचे हुए टॉपिक मेरे को डिस्कस करने हैं। तुम्हारे लिए एक होमवर्क है कि a डिवाइड बाय b का अगर हमें मॉड लेना हो तो इसका क्या फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला सेम नहीं होता a इंटू बी के तरह। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा पढ़ के आना, खुद से एक बारी ट्राई करना चीज़ों को समझने के लिए। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन्वर्स मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट है, एक हिंट दे देता हूँ, उसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कि a डिवाइड बाय b का मॉड कैसे लेंगे। तो जाने से पहले जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक फैक्टोरियल पे दोबारा आऊँगा अपने कोड पे, कि मान लो हमें फैक्टोरियल निकालना होता किसी भी क्वेश्चन में और हमें बड़े फैक्टोरियल निकालने हैं, लेकिन हमें ये कहा गया है कि तुम्हें आंसर हमेशा मॉड्यूलो लेना है। तो आंसर अगर हमेशा मॉड्यूलो लेना है तो हमें पता है कि कभी वो लॉन्ग लॉन्ग इंट की रेंज को पार नहीं करेगा। तो हमारे को पता है यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कर रहे हैं। 20 से बड़ा फैक्टोरियल जब भी आएगा तो हमारा ये आउट ऑफ बाउंड हो सकता है। तो इसको कैसे हम मॉड ले सकते हैं, मैंने हैश डिफाइन में लिखा हुआ है कि छोटा मॉड मेरा 10 की पावर 9 प्लस 7 है, तो मैं MOD का यूज़ करूँगा अपने कोड में। मैंने कहा कि हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि हम फैक्टोरियल का अगर मॉड ले लें MOD के साथ और i का भी हम मॉड ले लें MOD के साथ, तो हमें पता चलेगा कि अब जो भी फैक्टोरियल हमारा पिछले का निकल के आया होगा वो ऑब्वियसली छोटा होगा, और इससे जो हमने मल्टीप्लाई करा i से, तो अगर वो बड़ा नंबर हो जाता है मान लो, तो हमने उसका भी मॉड ले लिया। तो फैक्ट ऑफ i में कभी भी इस वाले मॉड से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। ये तो बात हुई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मूले की जो हमने मल्टीप्लिकेशन की सीखी थी। लेकिन एक बात तुम्हें ऑब्जर्व करने की है कि जो i है हमारा, वो कभी भी इस मॉड के रेंज से बड़ा नहीं होगा। तो अगर i हमारा कभी भी मॉड के रेंज से बड़ा नहीं होगा तो हमें i को मॉड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ऑलरेडी छोटा होगा। और अगर हम फैक्टोरियल इनटू i करते हैं, वो कुछ बड़ा नंबर आता है, लेकिन फिर उसका अगर मॉड्यूलो ले लेते हैं मॉड के साथ और उसको फैक्ट ऑफ i में स्टोर करवा देते हैं, यानी कि ये जो भी नंबर आया वो हमारा मॉड से छोटा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा ये छोटा होगा, तो जब आगे हम इसका यूज़ करेंगे यानी कि फैक्ट ऑफ i-1, ऑब्वियस सी बात है कि ये भी हमारा मॉड से छोटा होगा।
तो अगर ये हमारा पहले से ही मॉड से छोटा है तो इसके साथ भी मॉड्यूलर लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन करना हो, एडिशन करना हो या कुछ भी करना हो तो उन्हीं वैल्यूज़ के साथ मॉड लेते हो जिसका तुम्हें ये पता रहता है कि वो मेरी बड़ी हो सकती है मॉड्यूलो से या नहीं हो सकती। और बाद में जब तुम्हें कोई रिटर्न करवाना हो, मान ले तुमने कुछ आंसर निकाला, तो हमेशा सेफ साइड पे होने के लिए हम उस आंसर का भी मॉड ले लेते हैं फाइनली, और ऐसे हमारा मॉड अप्लाई होता है और मॉड्यूलर अर्थमेटिक अप्लाई होता है। इसके ऊपर हम और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि मॉड कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, इन्वर्स मॉड्यूलो क्या होता है, एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर एक और एल्गोरिदम है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग ये वीडियो जल्दी से जल्दी कवर्स करेंगे, और जितने भी वीडियो में टॉपिक हुए हैं तुम सभी पे 5-5 क्वेश्चन करते जा रहे हो। एक बारी जब हमारा नंबर थियरी का ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मैं 1-2 वीडियो अलग से निकालूंगा जिस पे हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारी थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। पहले मैं चाह रहा था कि एक बारी तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट बता दूं, क्योंकि नंबर थियरी पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि एक ही टॉपिक पे तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। इसमें थोड़े थोड़े अलग अलग जगह के टॉपिक यूज़ होकर एक क्वेश्चन बनता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि पहले सारा तुम्हारे थियोरेटिकल पार्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसकी वजह से नंबर थियरी हमारी अच्छे से पक्की हो जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत बारी पूछा जाता है। तो इसको प्लीज़ सभी लोग सीरियसली करना, और जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, ऑब्जर्वेशन बताई हैं, उनके नोट्स बना लेना। नोट्स बहुत काम आते हैं बाद में, उससे रिवीजन हो जाती है। तुम अगर कोई भी चीज़ मिस करते हो या जितने भी ये फंक्शंस मैंने बनाए हैं इसको कहीं से देखना हो दोबारा, तो मेरे गिटहब पे जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे रेपोजिटरी बना रखी है, सारे फॉर्मूलेज वहाँ पे सेव्ड होंगे, सारे वीडियो के लिंक होंगे, सारे फंक्शंस पहले से ही सेव होंगे। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अपने वीडियो के, तो तुम वहाँ से हमेशा अपडेटेड रह सकते हो। कोई भी टॉपिक की मैं वीडियो बनाता हूँ तो 1-2 दिन में गिटहब की रेपो वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।